हेलो एवरीवन। तो हम अकाउंटिंग की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं आज। और अकाउंटिंग की आज जो हमारी पहली क्लास रहेगी वो थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा इसमें कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग का जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें हम कैसे हमको वो पढ़ना है वो हम थोड़ी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको यहाँ पूरी अकाउंटिंग कंप्लीट करा दूंगा। पहले लेक्चर्स रहेंगे उसमें थ्योरी रहेगी, सिर्फ थ्योरी, जिससे आपका थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा अकाउंटिंग में। जब थ्योरी हो जाएगी उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आप जब थ्योरी से उनको रिलेट करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। जो थ्योरी क्लासेस रहेगी उनमें आपको एक बार के लिए ऐसा लग सकता है कि हम पढ़ते जा रहे हैं लेकिन सवाल बनेंगे कैसे। तो आप उस चीज़ को मत सोचिएगा, बस आप जो थ्योरी है उसको कंप्लीट रखिएगा, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। देखो अकाउंटिंग जैसे पहले सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं कि फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है। फादर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना। फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है। जैसे फादर ऑफ हिस्ट्री होता है, फादर ऑफ बायोलॉजी होता है, ऐसे फादर ऑफ अकाउंटिंग एक बेसिक क्वेश्चन है। एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। तो वो है ल्यूका पैक्यूली या पैसियोली, जो भी आप बोल सकते हैं। इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। और अकाउंटिंग पढ़ने से पहले हम क्लियर को क्लियर करते हैं। मतलब क्या, CLEAR, क्लियर। क्लियर मतलब, क्लियर में C का मतलब है कैपिटल, L का मतलब है लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटी, E का मतलब एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर हम बोल सकते हैं। और एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर सेम खर्चे ही है लेकिन थोड़े डिफरेंट काइंड के। एक्सपेंस अलग होता है, थोड़ा एक्सपेंडिचर उससे अलग होता है, लेकिन आप दोनों को साथ बोले तो कोई दिक्कत नहीं। बस आपको समझ आना चाहिए क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे और हमको बस आंसर मार्क करना है। हमको PhD नहीं करनी है अकाउंटिंग में, क्योंकि हम पूरी अगर अकाउंटिंग पढ़ने बैठे तो CA तक हम अकाउंटिंग पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको अपने एग्ज़ाम की रिलेवेंसी को देखते हुए अकाउंटिंग पढ़नी है। और A का मतलब एसेट, समझाऊंगा मैं ये सब चीज़ें क्या होते हैं। R का मतलब रेवेन्यू। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। और दो चीज़ें मैं आपको बता दूं। पहली चीज़, आप जब लेक्चर देखें तो ये जो थ्योरी है आपको आपको खुद को इसके नोट्स बनाने हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नोट्स प्रोवाइड करा दूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा नोट्स प्रोवाइड कर, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। आज भी मैं कहीं बाहर आया हूँ लेकिन फिर मैं ये क्लास रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो अकाउंटिंग की हमारी पहली क्लास होने वाली है। तो अब जब पहली चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ, 1.5x या 2x पे आप लेक्चर को फटाफट कंप्लीट कीजिए। जितनी बार, जितने ज़्यादा रिवीजन करेंगे आप जितनी बार, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और दूसरी चीज़, हिंदी और इंग्लिश का जो, हिंदी और इंग्लिश, ये लोगों में डर बैठा रहता है हिंदी वालों को कि भाई इंग्लिश में हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, और हिंदी वालों को लगता है इंग्लिश में नहीं पढ़ा जाएगा, और इंग्लिश वालों को पता है हम हिंदी में नहीं पढ़ा जाए। तो ये बाईलैंग्वेज चलेगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप यूपीएससी APFE की तैयारी करते हो, आपको हल्की फुल्की इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है भाई। तो आप ये जो लेक्चर है हिंदी मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि इतनी कोई एडवांस इंग्लिश नहीं आने वाली है। जो अकाउंटिंग है उसमें बेसिक टर्म्स आएंगे, जो कोई इंग्लिश का एडवांस टर्म होगा अकाउंटिंग का, उसको मैं ठीक से समझाऊंगा। लेकिन ये नहीं कि अकाउंटिंग को आप लेखांकन याद करें कि अकाउंटिंग को लेखांकन कहते हैं। तो अगर आपका लेवल इतना है तो बात पूरी लगेगी, लेकिन आपको इंग्लिश में पकड़ बनानी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो जो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पेरेंट है, वो आप इसको देख सकते हैं। तो अब लेक्चर पे बनते हैं। तो मैंने दो चीज़ें बताई, 1.5x या 2x पे आप देखेंगे हिंदी और इंग्लिश। घबराना नहीं है, अगर इंग्लिश हिंदी मीडियम से भी तो इंग्लिश में देखने की कोशिश करो भाई। अब जैसे जैसे लेक्चर्स में बढ़ते जाओ आपको सब समझ आने लगा। ऐसी कोई हार्ड चीज़ नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी। तो कैपिटल, कैपिटल की बात करते हैं, कैपिटल क्या होता है अब। और आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको आप जैसे जो भी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जो भी लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, वो खुद को एक कंपनी का मालिक समझो कि भाई हम अपनी एक कंपनी चला रहे हैं और अकाउंटिंग के लिए हम उसके खाते बना रहे हैं। अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब जैसे पहले के ज़माने में एक लाल लाल सी किताब हुआ करती जिसको बही खाता कहते थे। वो एक ट्रेडिशनल ज़माना था, लेकिन मॉडर्न में अब बहुत चीज़ें चेंज हो गई है। टेक्नोलॉजी और कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना देते हैं, तो वो चीज़ अब काम कर नहीं रही है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बैलेंस शीट बनाने के लिए अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है और उन्हीं के अनुसार अपने कार्य करती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से, एक
इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखना है कि हम अकाउंटिंग की जो चीज़ें बात कर रहे हैं वो एक इंडिविजुअल की पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है कि हम कि भाई हम बैंक में जाते हैं तो हमारे खाते में अगर पैसा डलता है तो क्रेडिट हो जाता है, निकलता है तो डेबिट हो जाता है। अगर आप इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इस चीज़ को हटा दीजिए कि अगर पैसा डल रहा है तो क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है, निकल रहा है तो बस इन चीज़ों को हटा दीजिए। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स में आगे सारी क्लियर करा दूंगा जो भी है। ठीक है। तो एक सेकंड रुको यार, बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है, गेट बंद करके आता हूँ। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि आपको एक इंडिविजुअल की तरह नहीं सोचना अकाउंटिंग को, और ये जो डेबिट क्रेडिट के जो आपने बना रखे हैं अब तक रूल की बैंक अकाउंट के हिसाब से, उसको आप बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है। उसके हिसाब से बिल्कुल भी अकाउंटिंग नहीं पढ़नी है। जो जब डेबिट और क्रेडिट के रूल मैं बताऊंगा मॉडर्न अप्रोच के, तो आपको सब समझ आएगा। इसी से हम देखेंगे क्लियर से ही, हम पूरा जो क्लियर है उसी से हम देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट कैसे होता है। तो अब बहुत हो गया, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया लगभग। तो हम क्लियर में से सी को देख रहे हैं। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? जैसे कंपनी का कोई मालिक है, जो भी वो पैसा डालता है, जो भी वो पैसा डालता है कैश फॉर्म में या कैसे भी डालता है, जो मालिक डाल रहा है वो कैपिटल कहलाता है। लाइबिलिटी एक तरीके से मान लो कि बर्डन है, किसी को कुछ चुकाना है, उसके ऊपर कोई बोझ है जो जिसको उसको पे करना पड़ेगा, तो वो एक लाइबिलिटी है। जैसे कैपिटल भी बिजनेस के ऊपर एक लाइबिलिटी की तरह है कि मान लो मालिक ने पैसा डाला है तो बिज़नेस का ये कर्तव्य है कि वो जो मालिक है उसका पैसा उसको लौटाए। बिज़नेस के लिए मालिक का जो कैपिटल है वो भी एक लाइबिलिटी है। एक्सपेंस आप सब जानते हो, बिज़नेस चलाने के लिए जितने भी खर्चे वगैरह होते हैं जो वो सब होता है। मशीनरी खरीदने से लेकर सब कुछ एक्सपेंडिचर होता है। तो आप अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि एक्सपेंस एक खर्चा होता है। एसेट, एसेट होता है भाई बिजनेस की जान होता है एसेट। जितने ज़्यादा एसेट उतना अच्छा बिजनेस। तो एसेट मतलब एक अच्छी चीज़ जो, जैसे कि कोई मशीनरी हो गई, वो भी एक एसेट है क्योंकि वो उसके वो पैसा बना के दे रही है। कोई लैंड हो गई, जो भी चीज़ें, एसेट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो वो हम आगे सब डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। रेवेन्यू का मतलब बिजनेस डाला है तो उसका मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना, रेवेन्यू कमाना। तो आप आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब अकाउंटिंग की बात करते हैं। अकाउंटिंग है क्या? तो आपको एक कोड बताता हूँ। IMRCSAC, इसको रट लेना है भाई। IMRCSAC, मैंने ऐसे रट रखा है, IMRCSAC। तो इसी पे पूरा अकाउंटिंग टिका हुआ है। लगभग जो हम पढ़ने वाले हैं उसका 70 से 80% इन्हीं के अराउंड घूमेगा सब कुछ। तो आई का मतलब क्या है यहाँ पे? अभी एक एक आई हम एक एक जो लेटर लिखे उनका मतलब से। आई का मतलब है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई। एम का मतलब है मेज़र, एक बार लिख लेते हैं उसके बाद मैं सब समझा दूँगा। और आर का मतलब है रिकॉर्डिंग। एस का मतलब है समराइज करना, समराइजिंग। ए का मतलब है एनालाइज करना, और सी का मतलब है कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन। तो अकाउंटिंग है क्या? किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसको मेज़र करना, उसको फिर रिकॉर्ड करना, और ये क्या सी बच गया था ना, इसको है क्लासीफाई। क्लासीफाई रह गया था यार, क्लासीफाई। उसको क्लासीफाई करना कि किस तरह का ट्रांजैक्शन है। फिर जो जितने भी हमने क्लासीफाई किए, रिकॉर्ड किया, उनको एक समरी के रूप में समराइज़ करना। फिर उसको एनालाइज करना कि हमको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या क्या कमियां हैं, और उन चीज़ों को फिर कम्युनिकेट करना। तो आप एक सीए की तरह सोचिए कि आपको एक सीए बना दिया जाता है कंपनी का। तो और आपको काम दिया जाता है कि भाई हमारे बिज़नेस को आप देखो क्या कमी है, क्या होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? उनके जो ट्रांजैक्शन है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनका नेचर पता करेंगे कि किस तरह के ट्रांजैक्शन है। फिर उनको मेज़र करेंगे। मेज़र मनी टर्म्स में ही किया जा सकता है, मेज़र करेंगे। फिर उनको कहीं पे एक जगह रिकॉर्ड करेंगे। आप फ़िलहाल के लिए बेसिक चीज़ें समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ।
फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको जो ट्रांजेक्शन उसको क्लासीफाई करेंगे कि इस तरह का, ये इस तरह का, ये इस तरह का, ये इस तरह का है। फिर आप मालिक के पास या जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक समरी देंगे, क्योंकि वो अगर वो खुद ही कर लेते तो वो खुद ही आपको हायर क्यों करते हैं, तो आप उनको एक समरी देंगे पूरे उनके बिज़नेस की, और साथ में एनालाइज करके देंगे कि आपके बिज़नेस में ये कमियां हैं, ये अच्छाई है, ये बुराई है। फिर आप उनको कम्युनिकेट करेंगे। तो इस तरीके से अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। डेफिनेशन की बात करें तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट विच आइडेंटिफाई, मेज़र, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, एनालाइज, देन कम्युनिकेट द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो ये एक डेफिनेशन हमने बना ली है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और मैं बात करूँ IMRCSAC, ये कोड तो आपको रट ही लेना है। तो IMRCSAC, तो ये जो सी है यहाँ तक, इसको कहते हैं बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग का पार्ट है, इसको कहते हैं बुक कीपिंग। और ये जो पूरा है इसको हम कहेंगे अकाउंटिंग। ये पूरा मिलके अकाउंटिंग बनाता है, क्योंकि एक बुक कीपिंग करने वाला है वो आइडेंटिफाई करता है, मेज़र करता है, और फिर उसको रिकॉर्ड करता है, और फिर उसको क्लासीफाई करता है। ये बुक कीपिंग का काम है। और अकाउंटिंग जहाँ वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है। तो कह सकते हैं अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। और एक सबसे बड़ा जो रूल है, एक बिजनेस और ऑनर, ये दोनों एक नहीं हो सकते, ये दोनों सेपरेट होते हैं। आपको इनको कभी भी एक नहीं करना है। जैसे कि बिजनेस में, और एक टर्म और बता देते हैं, ड्राइंग्स। तो अगर कोई ऑनर बिजनेस से कोई पैसा निकाल रहा है, मान लें बिजनेस में 100 रुपये हैं, वो 10 रुपये निकाल रहा है, तो ये 10 रुपये हैं वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है, तो वो ड्राइंग कहलाएगी। तो अगर कोई ऑनर बिजनेस में से खुद के पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। और कैपिटल मैंने आपको बता दिया है कि वट एवर ऑनर इन्वेस्ट इन बिजनेस वो कैपिटल होता है। अब देखिए बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस चल रहा है तो उसमें बिजनेस ऑपरेशंस भी होंगे। अब बिजनेस ऑपरेशंस को हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो इवेंट और एक ट्रांजैक्शन। तो इवेंट क्या होता है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, अरे यार हट जा, एक्टिविटी जिसमें जो बैलेंस है, बैलेंस, बैलेंस मान लो बैंक बैलेंस मान लो एक बार के लिए, कोई भी एक्टिविटी जिसमें बैलेंस चेंज नहीं होता है उसको हम इवेंट कहते हैं, उस बिजनेस ऑपरेशन को। और जिसमें बैलेंस चेंज होता है उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? तो इवेंट में भी इकोनॉमिक इवेंट हो जाएगा वो। तो ये दो टाइप के ये हो सकते हैं, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पता होगा कि भाई एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि तुम आप कह रहे हो कि यार हिंदी में बता देना। मुझे पता है जब मैं लेक्चर डालूंगा तो कुछ लोग बोलेंगे कि यार हिंदी में बता दो, लेकिन ये कोई इतना बड़ा टर्म नहीं कि आपको एक्सटर्नल का मतलब नहीं पता है। और नहीं पता है तो बुरा लगेगा, लेकिन आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए, कुछ और देखना चाहिए फिर। तो जो एक्सटर्नल इवेंट होते हैं वो किसके काम आ सकते हैं? एक तो कस्टमर हो गया, बिजनेस से बाहर का होता है। एक सप्लायर हो गया मान लो, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। और इंटरनल में कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे कोई इवेंट हुआ, इकोनॉमिक इवेंट, उसमें सैलरी सैलरी हो गया, और जैसे ऑनर हो गया, मान लो कोई कंपनी का CEO हो गया, ये सब इंटरनल है। और जैसे एंटिटी, हम एंटिटी किसको कहेंगे? जो भी बिजनेस होते हैं उनको हम एंटिटी कहते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन, तो चाहे बिजनेस है कोई, तो वो लार्ज हो या स्मॉल हो, वो बिजनेस होता है, फ़र्क नहीं पड़ता वो बड़ा है या छोटा है, उसको एंटिटी कहेंगे हम। अब कोई बिजनेस है उसमें उसके यूज़र भी होंगे, मतलब जिनको हम स्टेक होल्डर कह सकते हैं।
स्टेक होल्डर या यूज़र, वो भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो इंटरनल हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन कौन हो जाएंगे, जैसे ऑनर हो गया कंपनी का, मैनेजर्स हो गए, और एम्प्लॉयज़ हो गए कंपनी के। मैं कंपनी कंपनी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि अकाउंटिंग सिर्फ कंपनी के लिए ही पढ़ी जाती है, और भी चीज़ों के लिए। कंपनी एक टर्म है जिसको मैं आपको बस समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। एक अकेला इंसान भी बिजनेस हो सकता है, बिजनेस कर सकता है, तो वो भी एक प्रोपराइटर बन सकता है, और उसका भी अकाउंटिंग हम पढ़ सकते हैं, उसकी भी बुक कीपिंग हम कर सकते हैं। तो बस मैं समझाने के लिए आपको कंपनी कंपनी बार बार बोल रहा हूँ, ताकि आपके याद रहे, वो समझ में आता रहे। और जैसे यूज़र इंटरनल देख लिया, ऐसा एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल कौन होगा, इन्वेस्टर हो जाएगा, जो पैसा डाल रहा है बिजनेस में को प्रॉफिट कमाने के लिए। लेंडर्स होंगे, उधार देने वाले, उधार लेने वाले। और सप्लायर्स भी एक्सटर्नल हो जाएंगे, कस्टमर्स ऑब्वियसली एक्सटर्नल होंगे, ये सब। ठीक है। तो हमने अकाउंटिंग का जो बेसिक चीज़ें हैं, जो टर्म्स है थोड़े, जो हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करना, आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं, वो हमने देख लिए हैं। तो थोड़ा अकाउंटिंग का हम देख लेते कि अकाउंटिंग हम पढ़ते क्यों हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इन निम्न में से हिंदी में बोलो, निम्न में से कौन सा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य नहीं है। तो थोड़े उसके कुछ हल्के इम्पोर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। जैसे कि एक पहला, अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, जिससे हम सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड्स रख सकें, सिस्टेमेटिक ए रिकॉर्ड्स रख रख सकें। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख देता हूँ, बाद में एफ ऐसे लिखूँगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम कोई भी बिजनेस चल रहा है उसको समराइज कर सकें, समराइज ट्रांजैक्शंस, उसके ट्रांजैक्शंस को समराइज कर सकें। कुछ भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सकें, इसलिए अकाउंटिंग यहाँ पे रोल प्ले करती है। एनालाइज कर सकें, ये हमने पढ़ सका है, और उसको फिर कम्युनिकेट कर सकें एनालाइज करने के बाद। तो जो हमने IMR CSSE पढ़ा, वो इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, और एक सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट्स की हम देख सके क्या क्या ज़रूरत है, ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब एक क्वालिटेटिव टूल्स देखते हैं। ये एक सीधा क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुणात्मक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कहते हैं हिंदी में, वो देख लिया। तो हम इसको याद करेंगे, RRUC, कि जो भी अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं भाई, वो एक तो रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट, रिलेवेंट मतलब हम जो कुछ भी अकाउंटिंग में लिख रहे हैं, जो भी हम बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो रिलेवेंट चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ भी उसमें लिखे जा रहे हैं। तो इसके लिए जो प्रॉपर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए, जिससे रिलेवेंसी आए। एक रिलायबल होना चाहिए, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी लिखे जा रहे हैं, कुछ भी ऐड किए जा रहे हैं अकाउंटिंग के नाम पे। रिलायबल होने चाहिए, जैसे कि आप कुछ खरीद भी रहे हैं तो आपको पास उसका वाउचर होना चाहिए। वाउचर मतलब बिल होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। RRU मतलब अंडरस्टेबल होना चाहिए, कि आपका जो भी अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है, आपका P&L बैलेंस जो भी है, वो अगर कोई दूसरा भी देखे तो उसको समझ आना चाहिए। कि मान लो किसी CA से आपने अपनी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनवाई, अब आपको कहीं प्रोवाइड करना है, अब वो समझ ही नहीं पा रहा, तो उस चीज़ का क्या मतलब है।
तो अंडरस्टेबल भी होना चाहिए, दूसरा कंपेरेबल होना चाहिए कि आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो, मतलब एक कंपनी मान लो ए है, एक कंपनी बी है, आप दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बैलेंस शीट ऐसे होने चाहिए कि इन दोनों को कंपेयर किया जा सके। मान लो ये इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की है, ये भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की है, तो दोनों के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट जो भी बना है, इनको अगर कोई मान लो इन्वेस्टर इस पे पैसा डालना चाह रहा है, तो वो इन दोनों को कंपेयर कर सके उसकी बैलेंस शीट के आधार पे, तो उस अकाउंटिंग का कोई मतलब निकलेगा ना। तो ये अकाउंटिंग के क्वालिटेटिव टूल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, जो गुणात्मक विशेषताएं हैं वो हो गए, तो जिसको हम RRUC से याद कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे मेजर करते हैं, तो एक क्वेश्चन आया था 2017 में इसी के ऊपर। तो इसके लिए क्या है, फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन इन, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो फॉर्मेट है वो कहीं दे रखें, कहाँ दे रखें, शेड्यूल नंबर 3 में दे रखें। किसके, शेड्यूल नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसमें के शेड्यूल नंबर 3 में, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल नंबर 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट दे रखा है। जो भी कोई कंपनी, कोई भी CA कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, तो इस फॉर्मेट के आधार पर ही बनाना जाएगा, जिससे उसको रिलेवेंट माना जा सके, रिलायबल माना जा सके, जो समझ में आ सके और जो कंपेयर किया जा सके, वो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनेगा, तो उसको वैलिड माना जाएगा। ठीक है, और शेड्यूल नंबर 3 और एक शेड्यूल नंबर 2 भी देख लो, बाद में हम देखेंगे। इसमें डेप्रिसिएशन दे रखा है, कंपनीज एक्ट के 2013 के शेड्यूल नंबर 3 में फॉर्मेट दे रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और शेड्यूल नंबर 2 में डेप्रिसिएशन दे रखा है। कि हम, चलो ठीक है, इसको भी यहाँ छोड़ो, जब डेप्रिसिएशन का पूरा लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम इसको ठीक से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर कहीं पूछ ले कोई तो बता सको। आगे हम इसको अच्छे से, डेप्रिसिएशन पूरा एक चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग में, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखो, हम अकाउंटिंग की विशेषताएं पढ़ ली, तो अब इसकी कुछ कमियां भी होती है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ होती है, वैसे इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। लिमिटेशंस, एक तो लिखते लिखते स्पेलिंग भूल जाते हैं, देखो यहाँ भी लिमिटेशंस, स्पीड से लिखते हैं तो सही लिखी जाती है, सोच के निकले लग गए तो वो गलत हो जाती है। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं कि अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं हो सकती। कई बार ये जजमेंटल हो जाती है। कहने का मतलब कि जब भी अकाउंटिंग में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है, तो पूरी तरह से ये ज़रूरी नहीं कि वो पूरी तरह से सही हो, उसमें 1-2% का हेरा फेर कर दिया जाता है। तो ये इसकी एक कमी है। जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं वो पास्ट के या प्रेजेंट के इवेंट्स को रिकॉर्ड कर सकती है, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो नहीं बता सकती, तो फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। कभी कभी जब हम अब आप आगे अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि करना कुछ और चाहिए था, हम कुछ और कर रहे हैं, कि जो प्रिंसिपल है उसका वायलेशन हो रहा है। तो कभी कभी अकाउंटिंग में क्या होता है, कुछ ऐसे ओकेजन्स बनते हैं जहाँ पे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा ही होता है फिर, क्योंकि उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फुलफ़िल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही समझिए, जब आप आगे देखेंगे तो कहेंगे कि यार हमने प्रिंसिपल, अब जब मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताऊंगा, तो मैं उनको साथ में याद भी करवा दूंगा, तो उसके हिसाब से आप बोलेंगे कि हमने वो पढ़ा था लेकिन हम यहाँ कुछ और कर रहे हैं, और आपको वो पता भी रहेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन सही कर रहे हैं, लेकिन वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता रहेगा।
दूसरा, जो अकाउंटिंग है वो मनी टर्म्स में मेजर की जा सकती है, ठीक है, मनी टर्म्स में। ये हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल में पढ़ेंगे कैसे रिकॉर्ड की जा सकती है, अभी के लिए याद रखो मनी टर्म्स में रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन वो किसी की मान लो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स हैं, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, दो दो कंपनी में एम्प्लॉय ए और बी, ए भी बराबर सैलरी, ए भी सेम सैलरी रहता है, बी भी सेम सैलरी रहता है, लेकिन ए कंपनी के प्रति वफादार नहीं है, लेकिन बी कंपनी के प्रति वफादार है, बिल्कुल लॉयल है। इसको अगर कोई दूसरी जगह ज़्यादा सैलरी भी दे रहा है तो वो ए चला जाएगा बिना सोचे समझे, बी फिर भी वफादार है, वो नहीं लेगा और वो इसी कंपनी में। तो ये इसकी एक मान लो एक ईमानदारी हुई या एक लॉयल्टी हुई, जिसको आप अकाउंटिंग टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। आप अकाउंटिंग की बुक ऑफ कीपिंग में या जहाँ भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। दूसरा, जो प्राइस लेवल चेंज है, प्राइस लेवल चेंजेस है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो इन्फ्लेशन 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 क्या होता है, वो आप इकोनॉमी में पढ़ चुके होंगे, या फिर हम कभी इकोनॉमी की क्लासेस लेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, यूपीएससी के लिए भी, एसएससी के लिए भी, बैंक के लिए भी, जितने भी एग्ज़ाम हो गए, इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो अब अभी अगर इस लेक्चर के बाद टाइम मिले तो अभी के लिए आप इसको कहीं कोने में नोट कीजिए इन्फ्लेशन, और आज पूरा चैप्टर इसको ख़त्म कर दीजिए। तो जैसे इन्फ्लेशन को अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं कर सकता। और एक विंडो ड्रेसिंग अकाउंटिंग में की जा सकती है। विंडो ड्रेसिंग एक टर्म है जिसका मतलब मैं बताता हूँ। जैसे आप कभी कोई शॉप है कपड़े की दुकान, शॉप है टेक्सटाइल की, कपड़े की दुकान है, यहाँ पे वो मूर्तियाँ सी नहीं लगी रहती जिनको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहना के रखते हैं कि भाई आप यहाँ से गुजर रहे हैं, आप यहाँ से आप जा रहे हैं तो आपने देखा, अरे ये देखो क्या शानदार ड्रेस है इसके बाहर, यहाँ इसका गेट है, आपने बाहर देखे, आप अंदर गए, अंदर देखे तो बाहर जैसी ड्रेस लग रही है वैसी एक भी ड्रेस अंदर नहीं है, सारी घटिया है अंदर ड्रेस। तो ये होती है विंडो ड्रेसिंग। तो अकाउंटिंग विंडो ड्रेसिंग भी कर देती है कभी कभी, कि जो चीज़ें जैसी नहीं होती है वैसी उनको दिखा दिया जाता है। तो ये भी इसकी लिमिटेशंस हैं। अब हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं कि अकाउंटिंग की ब्रांचेस है या सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। भाई नोट्स बना लेना तुम साथ में, बहुत धीरे धीरे पढ़ लिख रहा हूँ तो ताकि आप साथ में लिख सकें। एक बार आप 1x 2x पे पूरा वीडियो देख लेना ताकि आपको पता लग जाए। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, इसीलिए नहीं बनाता हूँ ताकि आप उसमें फटाफट उसको कंप्लीट कर सकें। तो एक बार पूरा देख लेंगे, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि मुझे कौन सी जगह क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो साथ में लिख सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसको एक बार पूरा देख के फिर साथ में लिखने की कोशिश करना। बहुत धीरे धीरे लिख रहा हूँ ताकि आप लिख सको। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये बस आप याद रख लेना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैं एक चीज़ बता दूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समझाने के लिए मैं 10 से 20 मिनट लगातार बता सकता हूँ आपको, लेकिन उसका कोई मतलब निकलेगा। सवाल आएगा सीधा सीधा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। तो क्यों इतना सब, बस आपको कुछ चीज़ें ही हैं जो आपको रट लेनी है, लेकिन ठीक है मैं समझा देता हूँ, लेकिन बहुत टाइम जाने वाला है, इसलिए मैं फटाफट करने के चक्कर में, ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो और आपके नंबर बन जाए। मोटिव क्या है, पेपर निकालना ना कि पीएचडी करना। ठीक है, तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गई, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई, चलो इतना ही ठीक है। और एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। पांचवा ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्सेज, गला ख़राब है यार मेरा कुछ टाइम से ठंडा पानी पीने की वजह से।
ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई, जिसमें हम फाइनेंस की चीज़ों को डिस्कस करते हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कोई कंपनी है उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है उसका भी हम रिकॉर्ड रखते हैं, तो उस चीज़ की जो भी अकाउंटिंग की जा रही है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गई। कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो कोई कॉस्ट है किसी आर्टिकल की या किसी गुड्स की, जो कॉस्ट है वो सेलिंग से पहले जान लेना कि उसको बेचने से पहले हमको कितनी कॉस्ट पड़ रही है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट भी आ गया उसमें, लीगल रिक्वायरमेंट्स भी आ गए उसमें, लेबर भी आ गया उसमें, कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर करने में तो उसकी कितनी कॉस्ट आ गई, वो सब जो रिकॉर्ड करता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में की जाती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, मतलब जैसे कि हम देखिए कुछ सोशल ड्यूटीज़ होती है, सोशल वेलफेयर होते हैं कि हमको आ, जैसे एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है कि इसकी वजह से कितना एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है, कितने पॉल्यूशन हो रहा है, ये सब चीज़ें भी जिसमें की जाती है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है। ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, जैसे कि कोई कंपनी है उसमें एचआर डिपार्टमेंट होता है, वही चीज़ें करता है कि कोई इंसान वो ईमानदार है कि नहीं, वो कितना एफिशिएंट है, कितना सच बोलता है, कितनी कितनी अच्छी तरीके से वो बिहेव करता है, ये सब चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में की जाती है। तो ये ब्रीफ मैंने बता दिया कि कैसे कैसे होता है। अब देखिए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए हम इसके टाइप्स देखेंगे बस, आगे पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में दो टाइप होता है, तीसरा भी होता है लेकिन हम फिलहाल दो ही देखेंगे। एक तो सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। कुछ पार्ट हम सिंगल एंट्री सिस्टम का देखेंगे, थ्योरी में शायद हम नहीं देखेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे सब चीज़ें काम करती है। क्योंकि जब मैं थ्योरी में साथ में बताने लगूंगा तो बहुत सब कुछ मिक्स हो जाएगा, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा कि हमने क्वेश्चन याद करें कि थ्योरी याद करें। तो बस पहले थ्योरी थ्योरी पढ़ लेंगे, आपको यहाँ तक आपको देख सब समझ आ रहा है। अगर आप यहाँ वीडियो देख रहे हो यहाँ तक, तो आपको सब कुछ अब तक समझ आया मैं जो जो बता रहा हूँ। ऐसे ही लास्ट तक थ्योरी पूरी समझ में आएगी, और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको थ्योरी आप खुद रिलेट कर लोगे कि हमने वो पढ़ा था और यहाँ ये काम आएगा। और जो हम सिंगल एंट्री सिस्टम है उसका कुछ पार्ट भी देखें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो लिए हमारे लिए डबल एंट्री सिस्टम, इसमें हम पूरे देखेंगे। थक गया, ठीक है थोड़ा सा और बता देता हूँ। कितने बजे, 9:11 हो गए, 9:30 मुझे निकलना है, तो फटाफट इसको कर देते हैं अभी। अब लास्ट देखते हैं हम, मेथड्स, मेथड्स या अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें हम देखेंगे एक तो कैश मेथड और एक एक्यूरल, जिसको हम ड्यू भी बोल देते हैं, ड्यू। अब देखिए यहाँ पे हिंदी वाले को एक्यूरल शायद समझ में ना आए, तो मैं आपको बता दूँ उधार को बोलते हैं। अकाउंटिंग में जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो उधार के लिए हम एक्यूरल यूज़ कर रहे हैं। तो कैश वाले क्या होते हैं, जैसे आ, आपने कुछ सर्विस प्रोवाइड की, आपने किसी को सामान बेचा, आपको उसका पेमेंट हुआ कैश में, तो ये हो गया रिसीव्ड, तो ये कैश मेथड हो जाएगा। अब जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूं कि आपने कोई सामान बेचा था 2021 में, लेकिन जो अमाउंट है उसका वो आया 2022 में। आपने सामान बेच दिया था 2021 में, लेकिन उसके पैसे आए 2022 में। तो आप रिकॉर्ड करेंगे इसको 2022 के स्टेटमेंट्स में कि हमको 2022 में ये पैसा मिला। लेकिन एक्यूरल में ऐसा नहीं होता है, उधार में वाले में ऐसा नहीं होता। जैसे कि कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन हुआ, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ और आप उसको सेल हुई 2021 में, और सेम इसका पैसा भी जो अमाउंट है वो आपको रिसीव हुआ 2022 में। लेकिन आप इस एक्यूरल मेथड में जिस टाइम पे सेल हो गई 2021 में सेल हो गई, उसका पैसा आना है, तो आप एक्यूरल मेथड में उसको 2021 वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट में आप उसको रिकॉर्ड कर दो। तो कैश और एक्यूरल वाले में ये फ़र्क है। और जैसे हमने सिंगल एंट्री पढ़ा, आप डबल एंट्री के एडवांटेज देखते हैं। क्यों डबल एंट्री बेनिफिशियल होती है, डबल एंट्री एडवांटेज, डबल एंट्री के फ़ायदे देखते हैं क्या क्या है। एक तो एक्यूरेसी आती है, क्योंकि जब आप अकाउंटिंग करते हो, कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो एट लीस्ट दो खाते उसमें, एट लीस्ट टू अकाउंट्स उसमें क्या बोलते हैं, इफ़ेक्ट
अफेक्ट होते हैं, दो खाते कम से कम अफेक्ट होते हैं। जैसे कि आपने फर्नीचर खरीदा तो आपका एक तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा, दूसरा परचेज अकाउंट, कि आपने कुछ खरीदा तो परचेस अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ दो खाते इसमें अफेक्ट हो गए, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन दो तो होते हैं, इसलिए डबल एंट्री एक फ़ायदा देती है कि हमको दोनों का पता लग जाता है कि ये वाला अकाउंट भी अफेक्ट हुआ था और ये वाला अकाउंट, कि भाई कैश तो हमारा घट गया होगा और जो परचेज अकाउंट है वो, या जो भी हमारे मशीनरी या कुछ हमने ख़रीदा, जो भी हमारी चीज़ें थी उसका अकाउंट हमारा बढ़ गया होगा। और एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक आइडिया लग जाता है डिटेल में, क्योंकि सिंगल एंट्री में शायद ना लग पाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का डबल एंट्री में इसमें डिटेल में थोड़ा आइडिया मिल जाता है। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको बनाने में इजी रहता है। कैसे रहता है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप कहेंगे कि यार अकाउंटिंग सच में बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ेदार है, जब आप क्वेश्चंस करोगे थ्योरी पढ़ने के बाद। वैसे थ्योरी में भी आपको बहुत मज़ा आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। डबल एंट्री करने से कंपैरिजन भी इजी हो जाता है, तो फ़िलहाल के लिए अकाउंटिंग का जो पहला लेक्चर है इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। आप इसको बार बार रिवाइज़ कर लें, क्योंकि आप इनके बिना अकाउंटिंग समझ नहीं पाएंगे, तो आप इनको एटलीस्ट इन चीज़ों को पे कमांड बना लीजिए जो मैंने इसमें बताई है, कि रेवेन्यू क्या होता है और मेथड्स क्या क्या है, अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या क्या है, क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के, और IMR CSS आपको याद कर ही लेना है। और वापस मैं बता दूं, जो बैंक की तरह आप सोचते हैं डेबिट और क्रेडिट का, उसको अपने दिमाग से निकाल देना बस। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए मुझे यहीं पे इसको ख़त्म करना पड़ेगा, ये क्लास को यहीं एंड करनी पड़ेगी। अगली क्लास में मिलते हैं अकाउंटिंग की, और जो हमारे लॉज वाला, लेबर लॉज वाला है, वो कंटिन्यू होता रहेगा। क्यों, एक दो दिन बाद या शायद कल तक मैं भी फ्री हो जाऊं, तो कल मैं एक दूसरा एक्ट की क्लास डाल दूंगा उसमें। तो थैंक यू सो मच। ये अकाउंटिंग का पहला लेक्चर है, बहुत कम लेक्चर्स में हम पूरी अकाउंटिंग की थ्योरी ख़त्म कर देंगे, और कुछ ही लेक्चर्स में हम उसके क्वेश्चंस भी ख़त्म कर देंगे। 100% आपके सवाल बनने लग जाएंगे। ठीक है भाई, जय हिंद।